जय हिंद दोस्तों। आज हमारी भारतीय समाज की ये क्लास नंबर 15 है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, आज हमारा जो अगला टॉपिक है ये है शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार। अब देखिए, इसमें तीन वर्ड है। एक है शहरीकरण, दूसरा है शहरीकरण की समस्या क्या है, और तीसरा है शहरीकरण के उपचार, मतलब उसके प्रयास क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिकोड करेंगे तो शहरीकरण से तीन टॉपिक निकलते हैं। पहला तो भारत में शहर की परिभाषा। भाई, शहरीकरण को पढ़ने के लिए आपको शहर पता होना चाहिए कि शहर क्या होता है। फिर शहर से आप जाएंगे कि शहरीकरण का अर्थ क्या हुआ। फिर शहरीकरण के स्वरूप। देखिए, शहरीकरण का स्वरूप का मतलब है कि इस भारत में शहरीकरण की क्या प्रकृति है, क्योंकि जो समस्याएं होती है ना वो प्रकृति से जुड़ जाती है। ठीक है, तो शहरीकरण के तीन टॉपिक बनते हैं। एक है, इसमें हम पढ़ेंगे शहर की परिभाषा, शहरीकरण का अर्थ और शहरीकरण के स्वरूप। फिर सीधा आपका टॉपिक ये जुड़ता है कि भारत में शहरीकरण की समस्याएं क्या है, तो ये तो सीधा आपका टॉपिक दिया हुआ है। और फिर हम लगे हाथ देख लेंगे कि शहरीकरण की समस्याओं के कारण क्या है, क्योंकि जब आपको कारण पता चल जाएगा और आप जब कारण को दूर कर लेंगे तो वही आपका उपचार हो जाता है। ठीक है ना, तो उपचार और प्रयास हो जाएंगे। तो हम ये जो आपका टॉपिक है शहरीकरण, उसकी उनकी समस्याएं और उनके उपचार, तो इस बिंदु के तहत हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए, पहला है, हम देख लेते हैं कि भारत में शहर की आखिर परिभाषा क्या है, क्या परिभाषा माना जाता है कि शहर क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें बहुत सारी कंडीशन, अच्छे समझिए। तो इसकी जो बताता है, कौन बताता है, तो ये है जनगणना 1971 के अनुसार। कौन? जनगणना 1971 के अनुसार क्या कहता है शहर के बारे में। तो देखिए, पहली बात तो शहर एक स्थान होता है। क्या होता है? शहर एक स्थान होता है जो नगर निगम, पहली कंडीशन, नगर पालिका, दूसरी कंडीशन, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र। अधिसूचित मतलब केंद्र या राज्य सरकार उसको अधिसूचित कर दी है, कोई कंडीशन नहीं, उसने अधिसूचित। तो तीसरी कंडीशन छावनी वोट। छावनी वोट मतलब जहाँ सेना रहती है, तो चौथी कंडीशन। और या फिर निम्न विशेषताएं हो, तो निम्न विशेषताएं मतलब पांचवी। मतलब कि पांच कंडीशन होगी तभी कोई स्थान शहर माना जाएगा। कौन कौन सी? या तो वो नगर निगम घोषित हो, नगर पालिका घोषित हो, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र घोषित हो, या छावनी परिषद हो, या फिर ये विशेषताएं हैं। अगर ये विशेषताएं होती हैं तो वो शहर माना। अब कौन कौन सी विशेषताएं? पहला, तो ऐसा स्थान जहाँ की आबादी 5,000 से अधिक हो, क्योंकि अगर 5,000 से कम होगी तो हम उसको गांव मानेंगे। ठीक है, तो लिमिट लगाए 5,000 से अधिक होनी चाहिए, पहली विशेषता। दूसरा, जो वहाँ का जनसंख्या घनत्व है ना वो 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक, मतलब 400 व्यक्ति रहना चाहिए एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। तीसरा है कि 75% की आबादी गैर कृषि कार्य करनी चाहिए, क्योंकि कृषि कार्य जो करता है वो गाँवों में रहता है। तो गैर कृषि कार्य मतलब उद्योग करे, सेवा क्षेत्र कुछ भी करे, पर गैर कृषि कार्य करे। वहाँ की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य। और उच्च नगरीय सुविधाएं। उच्च नगरीय सुविधाएं मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सड़क, जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं शहर की, वो सुविधा होनी चाहिए। तो चार विशेषताएं हैं: 5,000 से अधिक जनसंख्या, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्य करे, उच्च नगरीय सुविधा हो। तो ये अगर चार कंडीशन मिल जाती है तो फिर हम उस क्षेत्र को नगर कह देते हैं। तो टोटल ये आप पांच कंडीशन है, मैं आपको बता दी शहर की परिभाषा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। शहर तो देख लिया, अब अगला क्या है? शहरी का। अब देखिए क्या है भारत में अब देख रहे हैं, हाँ इसमें लगे हाथ, ये भारत में शहर का वर्गीकरण। अब देख लेते हैं ना कि भारत में किस किस शहर पाए जाते हैं। शहर तो जब शहर की भी कई सारे टाइप है, जैसे इसमें आप देखिए, पहला तो देखिए गांव या बस्ती। मैंने आपको बताया कि 5,000 से कम जनसंख्या होगी तो वो गांव कहलाता है। ठीक है, दूसरा कहलाता है आपका कस्बा। कस्बा ये क्या होता है? ये 5,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। एक तरह से कस्बा जो होता है ये संक्रमण अवस्था होता है, जो गांव और शहर के बीच की संक्रमण अवस्था। मतलब ये गांव से डेवलप्ड एरिया होगा, लेकिन अभी इसका डेवलपमेंट, इसका विकास इतना नहीं हुआ है कि हम इसको शहर घोषित कर दें। ठीक है, तो ये बीच की अवस्था होती है गांव और शहर की। तीसरा होता है शहर या नगरी। मैंने बताया 1 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, और 10 लाख से कम जनसंख्या होनी चाहिए। उसके बाद है महानगर। महानगर क्या है? ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है लेकिन 1 करोड़ से कम जनसंख्या होती है। महानगर जैसे मतलब आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये महानगर है। फिर कहलाता है मेगा नगर। मेगा नगर जो है वो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं शहर। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं उसको मेगा नगर, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये आपको मालूम है कि भारत के मेगा नगर। तो ये हो गया आपका शहरों का वर्गीकरण। तो अब अगला देखते हैं कि शहरीकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए,
भाई इस टॉपिक का नाम ही शहरीकरण है, तो शहरी का आप अच्छे से समझिए शहरीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए शहरीकरण कहने के तीन कंडीशन है, कितने, तीन कंडीशन, कौन कौन से, देखिए अच्छे देखिए। पहली बात तो शहर क्या है, एक स्थान होता था, लेकिन शहरीकरण एक प्रक्रिया है, शहरीकरण एक प्रक्रिया है। शहरीकरण किसकी प्रक्रिया है, शहर बनने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण क्या है, शहर बनने की प्रक्रिया, शहर बनने की प्रक्रिया शहरीकरण। अब शहर कैसे बनेगा, तो देखिए पहला कंडीशन है कि कोई ग्रामीण जनसंख्या, मतलब कोई ग्रामीण जनसंख्या, एक क्षेत्र जहाँ ग्रामीण जनसंख्या रहती है, अगर वो शहरी विशेषताओं को ग्रहण करने लगे, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ ग्रामीण जनसंख्या रहती है, अगर उसे शहरी सुविधा दी जाने लगेगी तो पहला वो कहलाएगा, पहला कंडीशन शहरीकरण, ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि शहरी जनसंख्या, मतलब कोई क्षेत्र जो कि जहाँ शहरी जनसंख्या रहती है। अब कोई क्षेत्र होता है शहर का, वहाँ तो सिर्फ शहरी जनसंख्या नहीं रहती, वहाँ तो ग्रामीण जनसंख्या भी रहती है, हाँ भले उनका अनुपात कम हो लेकिन शहरी जनसंख्या ज्यादा हो, ठीक है। तो कोई शहरी जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हो जाए, मतलब एक क्षेत्र है जहाँ शहरी जनसंख्या रहती थी, ग्रामीण जनसंख्या कम थी, लेकिन अब ग्रामीण जनसंख्या बढ़ने लगी, तो उसको भी हम कहेंगे कि अब ये शहरीकरण की प्रक्रिया में चला गया, मतलब ये धीरे धीरे शहर का निर्माण कर रहा है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, उसे शहर बनाने के लिए कंडीशन क्या है, एक लोग भी चाहिए, मतलब शहर तब बनेगा जब वहाँ लोग हों, जब वहाँ शहरी सुविधाएं हों, दो कंडीशन होती है। मतलब मैंने आपको विशेषताएं उधर बताया है, मैंने आपको यहाँ ये विशेषता बताया शहर बनने की, ये लोग होना चाहिए, फिर घनत्व तो मान लीजिए लोगों से मिलकर बना होता है, ये कार्य तो लोगों से, और कुछ सुविधा होनी चाहिए, मतलब दो मेन कंडीशन, लोग होने चाहिए और सुविधा होनी चाहिए, तभी शहर बन पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो पहली कंडीशन मैंने बता दी, दूसरी कंडीशन भी मैं आपको बता दिया कि शहरी जनसंख्या रहती हो और वहाँ जो ग्रामीण जनसंख्या रहती है उसके अनुपात में रहती है। तीसरा कंडीशन है कि शहरी क्षेत्र का परिधि विस्तार, मतलब जैसे मान लीजिए कि पहले शहर इस इतने क्षेत्र में रहता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ करके इतने क्षेत्र में बढ़ गया, ठीक है। साथ ही अब जो शहर में लोग रहेंगे उनका शहरी जीवन होगा, और जो यहाँ पे शहरी जीवन था जो भी वो बढ़ करके, मतलब क्षेत्र में भी वृद्धि हो रहा है और शहर की जीवन शैली में भी वृद्धि हो रहा है, इस फैलाव को भी हम शहरीकरण कहते हैं। तो ये आपकी हो जाती है पहली कंडीशन, ये आपकी हो जाती है दूसरी कंडीशन, और ये आपकी हो जाती है तीसरी कंडीशन, ये कहलाती है शहरीकरण का अर्थ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब स्वरूप देख लेते हैं कि शहरीकरण का क्या स्वरूप है। तो देखिए आधुनिक संदर्भ में अगर आप शहरीकरण की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि शहरीकरण क्या है, शहर क्या है, शहर आपको मालूम है ये आधुनिक एवं पश्चिमी संस्कृति का केंद्र है। भाई शहर भारत की पहचान नहीं थी, शहर तो ये पश्चिम से जब संपर्क बढ़ा, यूरोपीय संपर्क बढ़ा, विकसित हो गए, व्यापारियों ने एक व्यापारिक क्षेत्र स्थापित किया, वो धीरे धीरे शहर बन गया। भारत तो गांवों से मिलकर बना है, गांधी जी भी कहा करते थे, ठीक। तो अगर आप आधुनिक संदर्भ में शहर को देखेंगे तो वो किस किस स्वरूप में है, किस किस टाइप में, तो देखिए कुछ बंदरगाह शहर होते हैं जो मालूम है आपको, नदियों के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे, जैसे कलकत्ता, मुंबई, ये बंदरगाह शहर हो गए। अब मध्य प्रदेश में तो है नहीं बंदरगाह शहर। उसके बाद है सैनिक केंद्र के रूप में शहर, जैसे छावनी परिषद, जहाँ सेना रहती है, जैसे मेरठ हो गई, आगरा हो गई, मध्य प्रदेश में भोपाल हो गया, ग्वालियर का टिक्कनपुर हो गया, यहाँ सब सेना रहती, तो सैन्य शहर हो गया। उसके बाद शिक्षा के रूप में शहर आपको मालूम है, जैसे अलीगढ़, बनारस, दिल्ली, कराची नगर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ये हो जाते। और औद्योगिक शहर जहाँ औद्योगिक प्रक्रिया ज्यादा होती है, जैसे मुंबई हो गया, टाटा नगर हो गया, उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद हो गया, तो ये सारे आपके शहरीकरण के स्वरूप है। चलिए अब दोस्तों अब चलते हैं अगला हम टॉपिक। अब जो दूसरा पहले शहरीकरण वाला टॉपिक हम पढ़ लिया, अब दूसरा था उनकी समस्या, तो अब दूसरा टॉपिक है उनकी समस्या। तो देखिए भारत में शहरीकरण की समस्या अच्छे से समझिएगा, भारत में शहरीकरण की समस्या। अब देखिए समस्या क्या होती है, समस्या किसी, मतलब नहीं कहते कि जब कोई भी चीज अपने नियमित रूप से नहीं चलती तो वो समस्या बन जाती है। जैसे अब अगर हम, जब मैं शहरीकरण की समस्या की बात बताऊंगा तो अब मैंने आपको बताया कि शहर किस किस रूप से बना है, क्योंकि मैं आप देखिए शहरीकरण की समस्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शहरी संस्कृति जनित समस्या, और दूसरा है आपका अति शहरीकरण जनित समस्या। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। तो देखिए शहरीकरण की समस्या, कोई भी शहर बनता है ना तो दो कारकों से बनता है। पहला तो लोग, और दूसरा वहां की जो सुविधाएं हैं, दो कारक होते हैं शहर बनाने के, ठीक है। तो अगर लोगों में समस्या हो जाएगी, लोग अगर मतलब सही तरीके से नहीं उनका जीवन यापन चलेगा तो वो समस्या क्रिएट कर सकते हैं।
जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं मिलना बंद हो जाए, या फिर जो सुविधाएं मिल रही हैं वो अनियोजित हो जाए, अनप्लान्ड हो जाए, वो समस्या उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना? मतलब कि शहरीकरण की समस्या दो कारक में उत्पन्न होगा, एक लोगों से जुड़ी समस्याएं और एक वहां की जो सुविधाएं हैं जिसको शहरीकरण कहते हैं उससे जुड़ी समस्याएं हो जाएंगी, तो समस्या हो जाएगी जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया। तो देखिए शहरीकरण की समस्या है, पहला क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए मैं शहर में रहता हूँ, ठीक है। अब मैं शहर में रहता हूँ भाई, मेरा इंटरेक्शन होगा, मेरी एक व्यवहार प्रक्रिया होगी, मेरी एक तो मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, ठीक है। तो जो आपको मालूम है इंसान का जो व्यवहार होता है उसको संस्कृति कहते हैं, ठीक है। तो जो शहर की संस्कृति है अगर उसमें कोई समस्या हो जाएगी तो ये कहलाएगी शहरी संस्कृति जनित समस्याएं, या इसको हम सामाजिक समस्याएं भी कहते हैं। सामाजिक समस्या मतलब समाज की समस्या, क्योंकि लोगों से मिलकर ही समाज बना है। ठीक है, तो आप अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो देखिए पहला है सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी सामुदायिक एकता की समस्या। अब जैसे आपको मालूम है शहर होता है कोई, जैसे गांव हो गया, तो भाई गांव में आपको मालूम है गांव में एक रूपता होती है कि एक गांव के हर गांव की अपनी परंपरा है, उस परंपरा का पूरा गांव फॉलो कर रहा है, कोई नियम कानून है पूरे गांव के लिए। लेकिन शहर के लिए तो ऐसा है नहीं, शहर में हर गांव से आदमी आके बसता है, तो उस उनकी क्या होती है, सांस्कृतिक विविधता अलग हो जाती है। कुछ लोग अलग अपना नियम कानून फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी अलग परंपरा, पूजा पद्धति अलग है, जातियां अलग है, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता होती है। जब सांस्कृतिक विविधता होती है तो उनमें सामुदायिक एकता की कमी होती है, जो कि फिर समस्या बन जाती है। ठीक है, पहला। दूसरा, महत्वाकांक्षी एवं व्यक्तिवादिता में वृद्धि। अब देखिए आपको मालूम है कि शहर लोग क्यों आते हैं, अमीर बनने के लिए, या मतलब पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ लेंगे, कमाएंगे, पढ़ लेंगे, अच्छी नौकरी जॉब लग जाएगी, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, महत्वाकांक्षा मतलब कि विकास को, उन्नति की इच्छा रखते हैं, बड़ी बड़ी इच्छा है, महत्वाकांक्षा। अब व्यक्तिवादिता, अब स्वाभाविक सी बात है, आप जैसे पढ़ेंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको मालूम है सारा समय आप अपने पढ़ाई में दे देंगे। अब मान लीजिए कि किसी के यहाँ कोई विवाह है, समारोह है, तो आप जा ही नहीं पा रहे हैं, तो आप पूरा समय अपने ऊपर दे रहे हैं, तो इसको व्यक्तिवादिता कहते हैं, कि व्यक्ति अपने में ही, अपने व्यक्ति का महत्व बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो महत्वाकांक्षा, शहर में रहेंगे तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगी, और व्यक्तिवादिता में वृद्धि, इससे होता क्या है कि सामूहिकता में कमी होती। क्यों सामूहिकता में कमी होती, क्योंकि आप भाई किसी के समारोह में जा ही नहीं रहे हैं, मिलना जुलना मेल जोल बंद है, तो सामूहिकता का ह्रास होता है। साथ में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। अब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कैसे, भाई आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, आपका मौसी का लड़का भी एसआई की तैयारी कर रहा है, उसको भी सब इंस्पेक्टर करना है, तो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो गई, तो इससे क्या हो गया, तनाव हो गया, और कुंठा यानी ईर्ष्या की भावना में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब चलिए अगला देखिए, भावनाओं से रहित औपचारिक संबंध पर आधारित शहरी अ, पड़ोसी का विकास एवं एकाकी की समस्या। अब देखिए भावना, एक एक करके मैं आपको देखिए, भावनाओं से रहित औपचारिक संबंध। देखिए भावना, अब जैसे गांव होता है, ठीक है, गांव में एक पूरा गांव परिवार होता है, भले गांव में अलग जाति के लोग रहे, अलग धर्म के लोग, उससे कोई मतलब नहीं, पूरा गांव एक परिवार होता है। लेकिन आप शहर में देखिए, शहर में अपना पड़ोसी, एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को नहीं जानता, तो क्या बोल रहा है, भावना रहित औपचारिक संबंध। लेकिन देख लेगा तो हाय हेलो हो जाएगा, बोलना चालना हो, लेकिन कोई भावना नहीं है, कोई समस्या होगी तो उसके घर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भावना से रहित औपचारिक संबंध हो जाएगा, ठीक है, आधारित। इससे क्या होता है कि शहरी पड़ोसी का विकास होता है, मतलब भावना रहित औपचारिक संबंध से ही जो शहर के पड़ोसी वैसे बनती है। इससे क्या होता है कि लोगों में एकाकी की समस्या। अब भाई आपका आपके बगल वाले पड़ोसी से कोई मेलजोल नहीं है, भावनात्मक लगाव नहीं है, तो आप घर में अकेले रहेंगे तो एकाकी की समस्या आएगी, तनाव आपको अंदर आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है पारिवारिक संघर्ष या कलह। अब स्वाभाविक सी बात है, अब शहर में लोग रह रहे हैं, अब एक परिवार है ना, अगल बगल वाला कोई जानता है उसको, कोई समझाने वाला नहीं, कुछ लड़ाई दंगा हो गई, कोई मदद नहीं करेगा, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो लोग अपनी अपनी बारे। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, और शहर में दूसरी चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए पारिवारिक संघर्ष का, और कि जैसे गाँव होता है, तो गाँव में क्या होता है कि आपको मालूम है गाँव में हर परिवार का एक मुखिया होती है, जो पूरे परिवार का संचालन करता है, नियम कानून बनाता है। लेकिन शहर में जाइए, शहर में ऐसा कोई मुखिया नहीं होती, शहर में मुखिया वो होता है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है,
या सबसे बड़े पद में होता है, वो मुखिया होता है। तो अब वो जो मुखिया होता है, अब वो मान लो छोटा हो गया तो बड़े की भी भूमिका, और वो नियम कानून बना रहा है, तो इससे क्या हो गया, पारिवारिक संघर्ष हो गया। या फिर शहर में क्या होता है, स्वतंत्रता होती है, लोग मनमाना काम कर सकते, किसी से पूछते नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये पारिवारिक संघर्ष कला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा। फिर इसी के कारण, पारिवारिक संघर्ष के कारण परिवार बिखर जाते हैं। इसीलिए आपको शहरों में अमूमन संयुक्त परिवार नहीं दिखेंगे, गाँव में संयुक्त परिवार खूब दिखते हैं। और यही चीज अगर पति पत्नी के बीच में हो गई तो विवाह विच्छेद हो जाएगा, अलग हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कामकाजी महिला की भूमिका में संघर्ष। अब देखिए कामकाजी महिला, अब जैसे मान लीजिए आप गांवों में जाइए, गांवों में महिलाओं का क्या काम है, गांवों में महिलाओं का काम है घर को चलाना। भाई वो एक माँ के रूप में है, एक पत्नी के रूप में है, एक बहन के रूप में है, इसी के रूप, बेटी के रूप में है, वो घर घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने वाला, ठीक है ना। लेकिन जब वो वही महिला जब शहर में आ जाती है तो वो क्या करती है, वो मान लीजिए सशक्त हो गई तो जॉब करने लगी, आर्थिक क्रिया करने लगी। तो अब देखिए अब वो आर्थिक क्रिया करेगी तो भाई वो घर के बाहर रहेगी। जब घर के बाहर रहेगी, कमाएगी, तो वो घर को ध्यान नहीं दे पाएगी, घर को समय नहीं दे पाएगी। तो अब उसकी भूमिका दोहरी हो गई, एक तो आर्थिक प्राणी के रूप में भी हो गया, एक घर का मैनेजर के रूप में भी हो गया। तो दोनों की भूमिका में संघर्ष। अब मतलब बाहर कमाती है तो बोलते तू घर को क्या, घर में ध्यान नहीं देती। अगर वो घर में ध्यान दे, बाहर न कमाए, तो फिर उसको बराबर इज्जत नहीं मिलती, उसकी बातें नहीं सुनी जाती, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये हो जाता है कामकाजी, जितनी भी शहरों में कामकाजी महिलाएं हैं उसके संघर्ष में उनकी भूमिका को लेकर संघर्ष है कि मतलब घर का भी काम करे और बाहर भी कमाए। उससे क्या होता है, फिर अगर ये चीज रही तो फिर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के नए रूपों, नए स्वरूपों का उद्भव हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि वो घर में नहीं रहते, अब बाहर कमा रही है, तो फिर क्या हुआ, मान लीजिए कि मानसिक प्रताड़ना, जैसे गाँवों में जो होता है, तो गाँवों में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है वो मुख्य रूप से मारपीट के रूप में होती है। शहरों में आ जाइए, शहरों में मान लीजिए कहीं और लव अफेयर चल रहा है, या उसको मतलब ताना दे करके मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, कई और स्वरूप आ जाते हैं जिससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा होते हैं। नेक्स्ट है अगला, तो यौन नैतिकता का ह्रास। अब जैसे मान लीजिए कि यौन नैतिकता का ह्रास का मतलब है कि आपको मालूम है कि समाज द्वारा स्वीकार्य ये है कि आपको अगर यौन संबंध बनाना है तो आपको विवाह के बाद बनाना चाहिए, ये सामान्य आदर्श है समाज का। लेकिन ये यही चीज गांवों में फॉलो होती है ज्यादातर, लेकिन शहर में आइए, शहर में सबको स्वतंत्रता है। अगर कोई राजी है तो यौन संबंध स्थापित कर सकता है, उसके सहमति से यौन संबंध स्थापित हो सकता है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुई, यौन नैतिकता का ह्रास हुआ। शादी के बाद करना चाहिए लेकिन कभी भी कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, तो यौन नैतिकता का ह्रास हो गया। उसके बाद वैश्यावृत्ति के नवीन स्वरूपों का उद्भव। अब शहर में आपको मालूम है वैश्यावृत्ति का नवीन स्वरूप मतलब जैसे कॉल गर्ल वगैरह हो गई, और भी कई वो होते हैं। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, ये तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद अपराध हो गया, बाल अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध हो जाता है, बच्चों किडनैप हो जाता है, पोर्नोग्राफी वगैरह। फिर नशाखोरी जैसी समस्याएं, नशा, गाँवों में आप देखेंगे कि नशा का ज़्यादा, सॉरी शहरों में नशा का ज़्यादा प्रचलन है। ये स्थितियाँ यहाँ तक आ जाती है कि बिहार झारखंड जैसे राज्यों में दारू और नशा वाली चीज़ों को बैन करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको कैटेगरी वन बताई ये थी लोगों से जुड़ी समस्या, ठीक है ना। अब अगली जो शहरीकरण की समस्याएं हैं वो है सुविधा से जुड़ी समस्या, जिसको हम लोग कह देते हैं अति शहरीकरण की समस्या। अति शहरीकरण, अब देखिए अति शहरीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये कोई क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक एक रेशियो होगा कि भाई इतने लोग ही रह सकते हैं, इस क्षेत्र की कैपेसिटी है कि इतने लोग रह सकते हैं, और उतने ही लोगों के लिए सुविधाएं हैं, जल की सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हर की इतनी सुविधाएं। लेकिन जब इसमें सुविधाएं बढ़ जाएं या फिर लोग बढ़ जाएं, तो यही चीज कहलाती है अति नगरीकरण या अति शहरीकरण। तो इसकी समस्या देखते हैं, तो पहली क्या हो गई, आवास की समस्या। अब मान लीजिए इतने शहर में, इसे मान लीजिए इतना शहर था, यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख लोगों की कैपेसिटी थी। अब यहाँ पे आ गए भैया 10 लाख लोग। अब 10 लाख लोग आ गए, शहर में 1 ही लाख घर है, तो अब बाकी के लोग कहाँ रहेंगे, तो फिर लोग क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब एक रिपोर्ट आई कि एक 1.87 करोड़ आवास की कमी है, और 32% लोग एक कमरे वाले घरों में रहते हैं, मतलब जानवरों जैसे भरे हुए हैं। ये किसने बताया, ये अमिताभ कुंडू समिति की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या बोलता है, इसके अतिरिक्त गंदी बस्ती की समस्या। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, एक जगह 1 लाख लोगों की जगह 10 लाख लोग रहेंगे, तो क्या है, ना तो अच्छे से सफाई हो जाएगी, ना नाली की व्यवस्था हो जाएगी, ना पानी की व्यवस्था हो जाएगी, बारिश हो गया तो कीचड़ हो जाएगा। तो ये मतलब गंदी बस्ती की समस्या। और इसमें एक आंकड़ा क्या देते हैं कि 10 दशमलव
36.36 करोड़ जनता गंदी बस्ती में रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं तो ये हो गया आपका पहला अति शहरीकरण समस्या। दूसरा देखिए, सुरक्षित जल आपूर्ति की समस्या। इसमें क्या है कि केवल 30% लोगों के पास ही नल युक्त जल है, उनके घर में पानी आता है। ठीक है। उसके बाद है मल निकासी की समस्या, मतलब ड्रेनेज सिस्टम नहीं, नाली की व्यवस्था नहीं है भैया। सड़कों में ही मल का उत्पाद मतलब मल कर दिया जाता है, चाहे पशुओं द्वारा हो चाहे मानव द्वारा हो। तो इसमें क्या बोलता है कि 18.6 करोड़ के पास शौचालय ही नहीं है और 13% लोगों के पास नहाने की सुविधा नहीं है। देख रहे हैं यति करी। फिर तीसरा पॉइंट, प्रभावी एवं अपर्याप्त परिवहन की समस्या। भाई अब जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आर्थिक क्रिया कर रही है, आवागमन तो चाहिए ना, ट्रेनें बस ये सब तो चाहिए, इसकी समस्या। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। अब भाई आप क्षेत्र था 1 लाख का, 10 लाख लोग, अब 10 लाख लोगों को कृषि चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, हर चीज पैक्ड चाहिए, तो पैक्ड चाहिए तो 10 लाख लोगों के लिए फिर आपने उतने सारे उद्योग स्थापित किए। जब आपने खूब उद्योग स्थापित कर दिया तो फिर उससे धुआं निकल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण की समस्या है। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रदूषण, ये तो पर्यावरण प्रदूषण है। सांस्कृतिक प्रदूषण मतलब जैसे लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि जब कोई भी लड़का लड़की सहमति से बिना किसी वैवाहिक संबंध के मतलब बिना किसी वैवाहिक संबंध के एक साथ रहने लगे, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप ये क्या है भाई, ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति से आया है, ये यूरोप जैसे देशों से देखा दिखी यहाँ पे चल रहा है। तो लिव इन रिलेशन ये क्या है, सांस्कृतिक। इसके अलावा यौन संबंधों का खुलापन। अब मैं क्या बोलूंगा, आप समझ ही रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या। अब भाई बहुत सारे लोग रहेंगे तो आपको मालूम है आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या। उसके बाद है शहरी बेरोजगारी। भाई बहुत सारे लोग आ गए तो सभी लोगों को उनके लिए काम नहीं उपलब्ध है, तो शहरी समस्याएं। तो इसके कारण शहरी बेरोजगारी से शहरी गरीबी उत्पन्न होती है, जीवन निर्वाह से शहरीकरण की समस्याएं हो जाती है, लोग अपराध करने लगते हैं। उसके बाद है नगरीय भूमि का दुर्बलता एवं कृषि भूमि का अधिकार। अब जब नगरीय भूमि दुर्बल हो जाती है इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए, तो वो क्या करते हैं फिर, कृषि जो आसपास के, जैसे मान लीजिए ये शहर हो गया तो इसके आसपास गांव होंगे, तो फिर ये धीरे धीरे शहर विस्तारित होने लगता है, तो जो आसपास की गांव की भूमि था उस गांव की भूमि में अतिक्रमण हो जाता है, शहर फैल जाता है। तो जिससे क्या हो, जब गांव में आपने अतिक्रमण कर लिया तो फिर गांव का कृषि क्षेत्र कम हो जाता है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी समस्याएं हो जाती है। तो ये दो कैटेगरी थी जो हमने, ये आपका स्पेशल टॉपिक मेंशन है दोस्तों, आपको इसको बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। तो ये शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं थी, ये आपको मैंने श्रेणी 1 और श्रेणी 2 दोनों बता दी। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई शहरीकरण की मैंने आपको समस्या बताएं, इसके कारण क्या क्या है। हालांकि आपको समझ में आ गया है, ये मैं नॉर्मल पढ़ देता हूँ, आप समझ लेंगे, ठीक है। तो कारण क्या है, तो देखिए चलो, उपभोक्तावादी संस्कृति में विकास व दिखावे की वृद्धि। मैंने आपको बताया उपभोक्तावादी संस्कृति है। उपभोक्तावादी मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं, लोग मतलब अपने विकास के लिए दूसरों का की उपेक्षा कर रहे हैं। उसके बाद दिखावे की, मतलब मान लीजिए कि एक लोग है शहर का, अब वो गाड़ी में तो एक ही चढ़ेगा, लेकिन चार चार गाड़ियां हैं, दो दो गार्ड है, किसके लिए, चढ़ने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, तो दिखावे में वृद्धि हो रही है। उसके बाद है व्यक्तिवादिता और तीव्र प्रतिस्पर्धा। मैं बताया हूँ कि सक्सेस की होड़ में, अच्छा अधिक पैसा कमाने की होड़ में लोग अपने ऊपर समय दे पाते हैं, समाज के को समय नहीं दे पाते, इसके कारण समाज में प्रतिस्पर्धा बन रही है। जनसंख्या विस्फोट, ये तो आपको पहले ही पढ़ा दिया हूँ मैं। ग्रामीण शहरी प्रवास फलता अति नगरी का। अब देखिए ग्रामीण शहरी प्रवास मतलब गांव से शहर की ओर प्रवास हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अति नगरीकरण की समस्या मैं आपको बता दिया हूँ। फिर शहरी क्षेत्र में नगरीय संस्कृति का अभाव। अब जैसे शहरी क्षेत्र में आपको बताया, शहरी क्षेत्र में व्यक्तिवादिता है, लोग अगर एक व्यक्ति दूसरे पड़ोसी की नहीं, जिसके कारण नागरिक संस्कृति का अभाव, मतलब मानवता की कमी हो रही है। उसके बाद है शहरीकरण पर कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है भैया, कई सारे प्रोग्राम है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अमृत प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, हृदय योजना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर कोई राष्ट्रीय नीति आज की डेट में भी नहीं बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के पास वित्त का अभाव। आपको मालूम है कि गरीब राज्य है, कोई पैसा ही नहीं है, ना कोई शहरीकरण के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, सड़क अवसंरचना है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। उसके बाद है जो भी थोड़ा बहुत होता है भ्रष्टाचार, विकास कार्यक्रमों का राजनीतिकरण हो जाता है। अभी भोपाल इंदौर मेट्रो रेल 2019 से
हुई, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये सब हो जाता है दोस्त। चलिए आगे, अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, ये है हमारा भारत में शहरीकरण की समस्याओं के समाधान, जो कि आपका लिखा है कि उनके उपचार। ठीक है, तो देखिए 4 स्तरों पे उपचार किए गए हैं। ठीक, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। पहला तो हुआ कि शहर के विकास के क्षेत्र में कौन-कौन से उपचार किए गए। ठीक है, फिर दूसरा है कि कई सारे संगठन स्थापित किए गए, अभी जब मैं आपको बताऊंगा हर स्टेप में। ठीक है, कि हर विशेष पक्ष में उसके विकास के लिए संगठन स्थापित किए। फिर है कि कई सारी योजना, और इन योजना में आपको कुछ डिटेल करनी पड़ेगी जो 2015 की योजनाएं हैं, क्योंकि ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा है। क्योंकि बाकी वाली तो ठीक है, मोदी जी के पहले की है, और ये वाली जो है ये अभी की है, तो इसलिए ये डायरेक्ट पूछ सकती है। तो जो 2015 की है मैं सबको डिटेल करूंगा। ठीक है, और इसके बाद है आपके कुछ अधिनियम है, तो ये मैं आपको अधिनियम बताऊंगा। ठीक है, तो 4 स्तर पे आपका समस्या के समाधान के लिए स्टेप लिए गए। तो पहला स्तर है शहर विकास, शहरी विकास क्षेत्र, मतलब शहर का विकास। ये शुरुआती स्तर है कि पहले भारत आजादी के बाद भारत पूरा गांवों में बटा था, गांव में के रूप में था। तो उस समय गांवों को शहर में विकसित करने के लिए कई सारे स्टेप, जैसे पहला है शहरी विकास मंत्रालय, ये 1952 में स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट है आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, ये 2006 में स्थापित किया। ये क्या है कि जो शहर में गरीबी थी और उनको दूर करने के लिए, आवास जैसी समस्या को दूर करने के लिए एक मंत्रालय बनाया। उसके बाद है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये 2019 में, ये जब अभी अभी बना है 2019 में, ये शहरों को ना और अधिक अत्याधुनिक बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी वाली जैसी योजना लागू करने के लिए ये आपका ये मंत्रालय गठन। तो शहरी विकास क्षेत्र में 3 मंत्रालय गठन हुआ, शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये हो गया शहरी विकास क्षेत्र। अब इसके इसी के साथ ना कई सारी एजेंसियां बनी। अब एजेंसियां क्या बनी कि जो बड़े बड़े शहर थे जैसे दिल्ली मुंबई, तो यहाँ पे ना हमने एजेंसियां बना दी, क्योंकि इनके लिए अलग से स्टेप उठाने की जरूरत थी। तो जैसे पहला है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको हम लोग डीडीए भी बोलते हैं। ओके, ये 1955 में बनी, आपको मालूम है ये नेशनल मतलब एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है। फिर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको हम लोग यूडीए बोलते हैं। ठीक है, ये 1957, ये अर्बन मतलब सभी शहरों के लिए, ये स्पेशल दिल्ली के लिए था, ये सभी शहरों। उसके बाद है नगर नियोजन मंडल बना, 1952। नगर नियोजन मतलब नगर में कैसे किस हिसाब से प्लानिंग करके कहाँ सड़क बनानी, ये सब के लिए मंडल 1962। फिर है नेशनल कैपिटल रीजन, वही एनसीआर वाला एरिया, मैं आपको बता दिया हूँ दिल्ली वाला एरिया। क्योंकि ये देख दिल्ली अलग है और एनसीआर अलग है। एनसीआर क्या है, एनसीआर आपके उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी फैला हुआ है, एनसीआर दिल्ली से बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन, आपको पता है ये। ठीक है, तो और उसी के तहत नगर पालिका नगर निगम का गठन किया गया। तो ये आपका शहरी विकास संबंधित प्रोग्राम था। अब अगर संगठन की हम बात करें, अगली अगर हम संगठन की बात करें, तो संगठन में आप देख रहे हैं कौन कौन से संगठन। तो सबसे पहले राष्ट्रीय भवन संगठन, 1954 की, ये भवनों के निर्माण के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, ये निगम, ये संगठन है, ये निगम है। ठीक है, निगम अधिनियम द्वारा, ये 1960 हो जाता है। फिर आवास एवं शहरी विकास निगम 1970। 1988 में आपको बना राष्ट्रीय आवास बैंक, ये एनएचबी बोलते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये 1988 में बना। फिर 1974 में आपको मालूम है पर्यावरण प्रदूषण जल प्रदूषण का एक्ट आया था, तो उसी के अंतर्गत आपको पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड बना। फिर 1983 में आपका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड, और 1997 में शहरी यातायात संस्थान का गठन किया गया। तो ये दूसरा संसंग। अब तीसरा है आपकी योजना। तो देखिए योजना में आपको मालूम है पहली योजना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको डिटेल पढ़ाऊंगा, ये है जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल है, अर्बन रूरल, यहाँ पे रूरल कर दिया, अर्बन रूरल मिशन 2005। तो ये आपका जो है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन 2005, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में JNNURM भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन 2005। ठीक है, तो ये पुरानी है, ये आप नहीं है, तो इसको डिटेल नहीं करेंगे। फिर ये वाला आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहला जो आपको डिटेल, इसका नाम है अटल मिशन फॉर रूरल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन योजना, 25 जून 2015 में ये आपकी चालू की गई। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अमृत बोलते हैं, अमृत योजना। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। अटल मिशन फॉर रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगला है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी योजना आपको मालूम है, ये भी 25 जून को एक ही दिन आपको लॉन्च की गई, तो इसको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा।
उसके बाद है आपका राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन, ये पहले लॉन्च की गई थी, फिर बाद में इसे हम इसी योजना का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिए। ये आपको 23 सितंबर 2013 को, तो ये पुरानी है तो ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो आपको मालूम है कितनी करंट की है, तो ये 25 जून 2015, तो एक ये, दो और ये तीन। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन 2014, तो ये मालूम है आपको, इसमें कुछ ज़्यादा। फिर देखिए हृदय योजना, हृदय योजना ना ये ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए चालू की गई थी। ये जो ऐतिहासिक जितने भी हैं ताजमहल टाइप के जो ऐतिहासिक विरासत है उनके संरक्षण हेतु ये आपका हृदय योजना चालू किया गया, ठीक है, 2015। उसके बाद है ये आपका पूरा योजना, इसको हम लोग बोलते हैं पूरा। पूरा मतलब है था प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया, ये 2003 में चालू की गई थी। ये एक्चुअली वो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके अनुशंसा में ये तैयार की गई थी कि आपको मालूम है कि अति नगरीकरण की समस्या बढ़ रही थी, तो ये था कि प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी पूरा। तो ये अर्बन फैसिलिटी को हम लोग शहर अर्बन फैसिलिटी को गांव में ही प्रोवाइड करने के लिए ये पूरा योजना लाई गई थी 2003 में, पर अब जो पुरानी हुई थी ये पढ़नी जरूरत नहीं। उसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन 2015। तो ये क्या है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये रूरल गांवों के लिए भी है और शहरों के लिए भी है, दोनों के लिए, गांव के लिए भी चले शहर के लिए, तो 2015। तो ये मैं आपको एक दो तीन और ये चार चार को आपको डिटेल करना पड़ेगा। तो ये आपका योजना संबंधी स्टेप थे जो आपको बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला। अब ये है आपका दोस्तों अधिनियम। अधिनियम में आपको मालूम है 74वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रीट वेंडर योजना 2013, ये भी आपकी पुरानी हो गई, इसको भी लगभग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका अधिनियम संबंधित था। अब इसको मैं आपको डिटेल, मैंने आपको बोला कि चार को डिटेल करना है, तो फिर दोस्तों मैं आपको ये कल कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।